अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे और इस लेक्चर में हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई कौन से होते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज। दूसरा, व्हाई दे अमिट रेडिएशन, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशन क्यों अमिट करते हैं। थर्ड नंबर पे कि ये रेडियो एक्टिविटी जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों है, क्यों इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं और ये किसने डिस्कवर किया और ये कौन कौन सी टाइप की रेडिएशन एमिट करते हैं। तो इन सवालों के जवाब हम इस लेक्चर में ढूंढेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर अनस्टेबल न्यूक्लियाई, तो इसको अंडरस्टैंड करना ध्यान से। पहले हम पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। उनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, वो वीडियो देख ले, उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई कैसे होते हैं। तो ध्यान से, मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपने वो नहीं भी सुने तो भी ये समझ आएगा। तो पहले मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनसाइड द न्यूक्लियस, वो फोर्स जो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से जोड़ती है या न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से जोड़ती है, ये फोर्स कहलाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको मैं यूं लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये शॉर्ट रेंज होती है, शॉर्ट रेंज। मैं मिसाल ले रहा हूं, ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर तक ये बड़ी एक्टिवली एक्ट करती है। ओके, अगर डिस्टेंस बढ़ जाए, मैं एग्जांपल यहां पे यूं देता हूं, ये देखो, ये डिस्टेंस है, बहुत ही शॉर्ट है, इस पे ये अट्रैक्टिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन प्रोटॉन के दरमियान फासला बढ़ा दूं, यूं कर दूं और ये कर देता हूं 10⁻⁻15 मीटर के राउंड अबाउट 16, इस तरह, अब ये दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दें। ओके, फासला जब बढ़ता है तो रिपल्शन, और जब ये रिपेल करते हैं तो यहां पे फोर्स अमल कर रही है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं कूलम रिपल्शन फोर्स। ये कूलम रिपल्शन फोर्स कहलाती है। अब आप इसको यूं समझो एग्जांपल के साथ। इधर अगर प्रोटॉन के दरमियान फासला कम है तो ये अट्रैक्ट करते हैं, अगर फासला क्या हो जाए ज्यादा तो ये क्या करते हैं, रिपेल। जब फासला कम है तो एक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जब फासला क्या होता है ज्यादा तो एक्ट करती है कूलम्स रिपल्शन यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, जो दो प्रोटॉन को रिपेल करवाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो लाइटर न्यूक्लियाई होती हैं, छोटे, जिनमें दो प्रोटॉन या इस तरह थोड़े थोड़े होते हैं, छोटा न्यूक्लियस होता है, तो ये देखो, ये फासला कम ही होता है, जस्ट ये होता है, तो सिर्फ एक ही फोर्स अमल करती है, कौन सी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, शॉर्ट रेंज। ओके, जब हम बात करते हैं हैवी न्यूक्लियस, मैं यहां पे बनाता हूं एक हैवी न्यूक्लियस। ओके, जब हैवी न्यूक्लियस आता है उसमें, फॉर एग्जांपल मैं यूरेनियम का ले लेता हूं जो पहले डिस्कवर हुआ था 235। अब इसमें प्रोटॉन है 92 ये, और न्यूट्रॉन है, इसमें से इसको माइनस करो 143। सोचो इतने ज्यादा न्यूट्रॉन है। तो ये देखो, प्रोटॉन में काफी सारे बना रहा हूं, बहुत ज्यादा प्रोटॉन होंगे और इतने ही ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे। ये मैं पहले प्रोटॉन बना रहा हूं काफी सारे, ये 92 में मैंने थोड़े से बनाए समझाने के लिए, और लातादाद न्यूट्रॉन है। ये मैं न्यूट्रॉन बना रहा हूं, काफी सारे न्यूट्रॉन है। ओके, अब आप यहां से कुछ आप गेट कर लोगे, ठीक है। अब गौर से देखना, मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन दो प्रोटॉन की, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन, आप खुद देख के बताएं कि फासला कम है, फासला कम है तो कौन सी फोर्स अमल करेगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ये वाला प्रोटॉन भी इनको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस प्रोटॉन के साथ लिंक देखो, ये और ये प्रोटॉन जो दूर वाले हैं उनमें फासला ज्यादा है, उनमें आ जाएगी रिपल्शन, कूलम रिपल्सिव फोर्स, यानी रिपेल। ये वाला प्रोटॉन इसको रिपेल कर रहा है या इनको रिपेल कर रहा है सबको, ये वाला साथ वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पे एक जंग छिड़ गई है दो फोर्सेस के दरमियान, एक का नाम है कूलम फोर्स और एक का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो जंग है, लाइटर में एक ही फोर्स थी, लाइटर में एक ही थी ये वाली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन हैवी में दो फोर्सेस ने जन्म ले लिया। अब बच्चे यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या बन गया, अनस्टेबल। मैं एग्जांपल देता हूं, ये रूम है भरा हुआ है लड़कों से, यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, कुछ वहां पे हैं जो धक्के लगा रहे हैं, बात समझ आ रही है। तो पूरा कमरा एक अनस्टेबल कंडीशन में
मौजूद है। ओके, इसी तरह न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होता है। तो क्या होता है बच्चे, यहां पे फिर वो अपने आप को स्टेबल करेगा। ओके, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशन अमिट करेगा। तो यही वो वजह है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो अमिट करते हैं क्या, रेडिएशन। ओके, तो इन दो सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ज्यादातर जो देखा गया है वो जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है उनमें ये अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। ओके, तो इस वजह से वो रेडिएशन को क्या करते हैं, अमिट। तो ये बच्चे याद रखना, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो तो वो रेडिएशन अमिट कर। तीसरा सवाल, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है बच्चे, मैं एग्जांपल लेता हूं, ये हमारे पास कोई मटेरियल है, यूरेनियम फॉर एग्जांपल कर लें, इसमें ये यूरेनियम एटम पड़े हैं। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब है, हो सकता है ये रेडिएशन अमिट कर ले, हो सकता है ये अमिट कर ले, हो सकता है ये कर ले, हमें नहीं पता। वी डोंट नो, सुन ले, वी डोंट नो व्हेन और विच एलिमेंट विल डिके। तो ये चीज कहलाती है रेडियो एक्टिविटी। हम नहीं जानते कि कौन सा एलिमेंट रेडिएशन अमिट करेगा, तो इसलिए बच्चे इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और पहला बंदा जिसने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल, उसने पहले इसको डिस्कवर किया था 1896 में, और उसने जो पहला एलिमेंट डिस्कवर किया था वो भी यूरेनियम। इसने जो एलिमेंट डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था, यूरेनियम। और उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, मिया और बीवी, आपने नाम सुना होगा, पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी। इन दो मिया बीवी ने दो और एलिमेंट डिस्कवर किए, एक का नाम था रेडियम और दूसरे का नाम था पोलोनियम। तो इस तरह बच्चे हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता और एलिमेंट्स आते गए जो रेडिएशन एमिट करते हैं। ओके, अब लास्ट पे हम बात करेंगे कि ये रेडिएशन कौन से टाइप की थी। तो बताता चलो बच्चे, इन्होंने जो रेडिएशन एमिट की वो 3 तरह की थी। उनमें पहली रेडिएशन थी अल्फा पार्टिकल। कौन से थे, अल्फा पार्टिकल। और दूसरे नंबर पे थे बीटा पार्टिकल। और तीसरी जो रेडिएशन थी वो थी गैमा रेडिएशन या गैमा पार्टिकल। अब कैसे पता चला ये ही निकली हैं, तो उन्होंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा परफॉर्म करता हूं बच्चे। ये उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव सोर्स इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यूरेनियम, आप भी कहोगे सर यूरेनियम कोई पकड़ा हुआ है, ये आसान से एग्जांपल है, इससे रेडिएशन निकली। आगे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ था, एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ बैटरी का नेगेटिव। उन्होंने देखा कुछ पार्टिकल नेगेटिव की तरफ गए, कुछ पॉजिटिव की तरफ गए और कुछ सीधे निकल गए। तो यहां से क्या सामने आया कि जो पॉजिटिव की तरफ गए उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। जो नेगेटिव की तरफ गए उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। और जो स्ट्रेट गए उनको क्या नाम दिया गया, गैमा रेस। तो इस तरह बच्चे आप लोगों को बताता चलूं, जो बीटा पार्टिकल थे उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। जो अल्फा पार्टिकल थे उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। और जो न्यूट्रल थे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था वो कौन सी थी, गैमा रेडिएशन। तो इस तरह हमारे पास ये हमें पता चल गया कि ये 3 तरह की रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। ये कैसी होती हैं, इनकी नेचर क्या है, वो आप इस टेबल से अंडरस्टैंड करेंगे। इस टेबल में आप तीनों अल्फा, बीटा और गैमा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अल्फा में और हीलियम में क्या फर्क है, बीटा और इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है। तो ये चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेचर, अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 चार्ज होता है और इनको हीलियम न्यूक्लियाई बोलते हैं। सवाल है हीलियम न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कि हीलियम के न्यूक्लियस में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, इसलिए इसे बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। और जो हीलियम एटम होता है आपको पता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ओके, तो इसमें जो अल्फा पार्टिकल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जस्ट 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, उसके बाद आता है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये न्यूक्लियस में से अमिट होते हैं। तो
जो हमारे पास बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या फर्क है? इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, ओके, उनको फंडामेंटल पार्टिकल, उनको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लेकिन जो बीटा होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये न्यूक्लियस में से निकलते हैं, ओके, ये स्पीड में रहते हैं, ये रेस्ट पे नहीं होते, ये मोशन में ही रहते हैं, ओके, ये फर्क है। और ये न्यूक्लियस से निकलते हैं बीटा पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो जिनको हम सिंपल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, वो आउटसाइड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। और गैमा हाई एनर्जी फोटोन है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और बीटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, और पॉजिट्रॉन होगा तो प्लस चार्ज। टिपिकल जो इनका सोर्स है, मतलब ज्यादातर रेडॉन से निकलता है अल्फा पार्टिकल, स्ट्रोंशियम से निकलता है बीटा, और जो कोबाल्ट है वो एमिट करता है गैमा। हवा के अंदर आयोनाइज करना, आयोनाइज का आपको पता होगा कि हमारे पास ये अल्फा जा रहा है, ये कोई एटम आगे पड़ा है, ये अल्फा है, 2 प्लस चार्ज, ये एटम पड़ा है, इसके पास से गुजरता है और इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है। इलेक्ट्रॉन को जब ये निकालता है तो ये आयोनाइज हो जाता है एटम, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा करता है अल्फा। 1 मिलीमीटर में हवा के अंदर 10⁴ एटम्स को आयोनाइज कर सकते। बीटा उससे कम आयोनाइजेशन करता है, और गैमा सबसे कम आयोनाइजेशन करता है। उसके बाद अगर मैं इनकी रेंज की बात करूं तो हवा के अंदर ये कई सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, या कई मीटर तक। तो आपको समझ आ रहा होगा, इसकी कम रेंज है, इसकी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा रेंज किसकी है? गैमा। ये इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करता है। मतलब क्या? इसकी रेंज आर स्केयर के इनवर्सली, डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेंज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ओके, यानी आहिस्ता आहिस्ता रेंज कम होती है। अब्जॉर्ब, अगर आप अल्फा फॉल करवाओ तो आगे पेपर रख दो, कागज, तो अल्फा रुक जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा, सही है। लेकिन बीटा उसमें से गुजर जाएगा, और बीटा को अब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए? एल्यूमिनियम की शीट। और थर्ड पे सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन है, रेंज है, वो गैमा की, और गैमा को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लेड का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं स्पीड की बात करूं तो जो अल्फा पार्टिकल है वो आमतौर पर 10⁻⁷ के करीब करीब मूव कर सकते हैं, और बीटा 10⁸ और जो गैमा है वो फोटोन है, लाइट है, उसकी स्पीड आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये हुआ तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, और गैमा क्या। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अल्फा मिट होने से पहले वाले न्यूक्लियस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, बीटा मिट होगा तो पहले वाले न्यूक्लियस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और गैमा के मिट होने से पहले वाले न्यूक्लियस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। वो जानने के लिए हम देखिए नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।